Hello friends, welcome back to my new YouTube video. Today our topic of discussion is fish preservation. अब आपको पता है कि फिश जो होती है वो वाइडली जो है वो कंज्यूम की जाती है, थ्रू आउट द वर्ल्ड कंज्यूम की जाती है। और फिश जो है इसका प्रिजर्व होना ज़रूरी होता है। अब होता क्या है कि हम फिश जो होती है लार्ज स्केल पे जब प्रोड्यूस होती है, बनती है, तो उसके रिजल्ट में उसको डिफरेंट जगह पर जो है वो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उसको ईट किया जा सके, उसको सेव किया जा सके। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम फिश को प्रिजर्व करें। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फिश जो है जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिश को प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। अब फिश को प्रिजर्व करना इसलिए ज़रूरी है ताकि फिश लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रह सके। आपने देखा होगा कि फिश, आप जब फिश खरीदते हैं जाके मार्केट से, आप जब उसको बाई करते हैं तो आप उसको, उसके टेक्सचर को, आप उसकी बॉडी को ऐसे टच करके चेक करते हैं कि क्या आया फिश फ्रेश है भी या फिर नहीं। ठीक है, तो हम फिश को प्रिजर्व इसलिए करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको वो अपने आप को फ्रेश रख सके। ठीक है, इसके अलावा फ्रेश रखने के साथ साथ उसका जो टेस्ट होता है, उसकी जो ऑर्डर यानी कि उसकी स्मेल होती है, उसका जो फ्लेवर होता है और साथ साथ उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये भी कम ना हो जाए, ये भी ख़त्म ना हो जाए। इसलिए ज़रूरी होता है कि फ़िश को प्रिजर्व किया जा सके और प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, अगर फ़िश को सही से प्रिजर्व ना करें तो वो स्पॉइल हो जाती है। अब स्पॉइल हो जाएगी दैट्स मीन कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो यूज़लेस हो चुकी है। तो अब होता क्या है कि ड्यूरिंग पीक पीरियड होता है जब फिश की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, तो बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी की फिश जो है उसको क्या करते हैं कि कॉट करके उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। ठीक है, ताकि लीन पीरियड में जब फिश की अमाउंट जो है, फिश की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम होती है, उस पीरियड के ड्यूरिंग उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब समझो हमने प्रिजर्व कर लिया। प्रिजर्व करने के बाद क्या होता है कि फिश को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंजप्शन के लिए, डिफरेंट कंट्रीज में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सिटी टू सिटी ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि उसको कंज्यूम किया जा सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फिश प्रिजर्वेशन क्यों की। फिश प्रिजर्वेशन करनी इसलिए ज़रूरी है कि फूड जो है यानी कि फ़िश जो होती है वो स्पॉयल हो जाती है। इसकी 3 मेन रीज़न होती हैं। ठीक है, 3 ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से फ़िश को ख़तरा होता है कि वो स्पॉयल हो सकती है, इसलिए उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब वो 3 ऐसे कौन से एजेंट्स हैं, वो 3 कौन से एक्शंस हैं। तो सबसे पहला है माइक्रोबियल। ठीक है, माइक्रोबियल एक्शन की वजह से भी क्या होता है कि फ़िश जो होती है वो स्पॉयल हो जाती है। एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से भी फिश स्पॉइल होती है और केमिकल एक्शन की या केमिकल रिएक्शन की वजह से भी फिश स्पॉइलेज हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास माइक्रोबियल जो एक्शन है उसमें क्या होता है। अब माइक्रोबियल में क्या होता है कि फिश स्पॉइलेज की वजह बैक्टीरिया होती है। आप देख रही होंगी कि मेरे इस लेक्चर के अंदर जो मैंने ये राइट किया है लेक्चर, ये मैंने पूरा मैसेज राइटिंग के अंदर राइट किया हुआ है। कुछ इसमें इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको मैंने मैसेज राइटिंग में राइट किया। आप सिंपली कह सकते हैं कि मैंने इसको उर्दू में राइट किया। ठीक है, उर्दू इसलिए, हिंदी आप कह लें, सिंपली मैंने इसको मैसेज राइटिंग में राइट किया ताकि इसको कोई भी इजीली पढ़ सकता है। अब यहाँ पर मेरी इसको मैसेज राइटिंग में लिखने की रीज़न क्या रही है। रीज़न ये है यहाँ पर कि मैंने इसको मैसेज राइटिंग में इसलिए लिखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश में डाटा जो लेक्चर वीडियो देखते हैं तो उनको समझ नहीं आती। अब हम समझा रहे हैं, मैं उर्दू में समझा भी रही हूँ, मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, लेकिन मसला क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स को एक इजी वे, एक इजी अप्रोच देने के लिए मैंने इसको मैसेज राइटिंग में राइट किया है। होप सो, आई एम डैम 100% श्योर कि वो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश में लेक्चर समझ नहीं आता, उनको उर्दू में समझ नहीं आता, उनको हिंदी और वट किसी भी लैंग्वेज में अगर समझ नहीं आती, अगर वो सुनने वाले की मतलब मेरे बताने की सिर्फ बातों को नोट करें, अच्छे से सुने और साथ में इसको एक बार रीड आउट कर ले इस मैसेज राइटिंग को, तो 100% श्योर है कि वो उस टॉपिक को ईजिली कवर कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको मैसेज राइटिंग में लिखा है। अब माइक्रोबियल एक्शन में क्या होता है कि फिश स्पॉइलेज की जो मेन रीज़न होती है, जो वजह होती है, वो होती है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है कि जो फिश की बॉडी पर प्रेजेंट होता है, उसकी गिल्स में प्रेजेंट होता है, उसके गट में प्रेजेंट होता है, वहाँ पर इनको बैक्टीरिया को हाई मॉइस्चर यानी कि 75 to 80% मॉइस्चर जो होता है वो मिल रहा होता है। ठीक है, बॉडी के ऊपर भी वाटर होगा, गिल्स के अंदर भी, गट में भी, तो उस बैक्टीरिया को मॉइस्चर मिल रहा होता है
और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवेल्प कर रहा होता है, ठीक है, ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है। जब उन फिशेस को अनक्लीन कंटेनर में स्टोर करेंगे, अब हमने फिश को प्रिजर्व करना है तो उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो अब जब उसको एक गंदे से कंटेनर के अंदर स्टोर कर देंगे तो वहाँ से बैक्टीरिया जो है उसमें एंटर किया। वैसे फिश के अंदर बैक्टीरिया नहीं था, लेकिन अगर फिश को हमने एक कंटेनर के अंदर रखा, उस कंटेनर के अंदर पानी या कुछ गंदगी है, तो जब उसमें हमने फिश को रख दिया तो उस बैक्टीरिया जो है वो फिश में ट्रांसफर जाएगा और वो उसकी बॉडी में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा होता क्या है कि सिर्फ कंटेनर से ही बैक्टीरिया एंटर नहीं कर रहा बॉडी में, कैचिंग की ड्यूरिंग क्या होता है कि फिश की बॉडी में कट लग जाते हैं। जब हम हुक्स वगैरह से फिश को कैच कर रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, तो उसकी बॉडी में कट लग जाता है। वो कट लगने से क्या होता है कि बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है कि वो वहां पर डिवेल्प और ज्यादा करे, जिसके रिजल्ट में हेमरेज हो जाती है, ठीक है, वहां पे एक जो है जख्म बन जाता है, एक गंदा जख्म बन जाता है जिसमें बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा ग्रो करता है। देन हम बात करते हैं प्रोटीलाइटिक माइक्रोब्स के बारे में। प्रोटीलाइटिक माइक्रोब्स के बारे में यहाँ पे मैं क्या बात करने वाली हूँ, सोडोमोनास का एग्जांपल देते हैं जिसमें क्रोमोबैक्टीरियम की बात करेंगे। ये फिश में प्रेजेंट प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। कौन? क्रोमोबैक्टीरियम जो है ये फिश में प्रेजेंट जो प्रोटीनस पार्ट होता है उसको डिग्रेड तोड़ देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फर्मेंटिंग माइक्रोब्स क्या करते हैं कि ये बॉडी के अंदर उसकी कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको डिग्रेड करते हैं, ठीक है, जो फिश में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि फिश के अंदर जो है वो प्रोटीन जो है वो ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा परसेंटेज में होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिंग माइक्रोब्स इसको खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रोकोकस जो है ये कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिंग माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। देन बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये फिश का जो फैट है उसको डिग्रेड करते हैं, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि सेकंड कौन सा एक्शन था, तो वो है हमारे पास एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्शन क्या होगा कि इसमें एंजाइम जो है वो कोई एक्शन करेंगे। फिश फ्लैश जो होता है उसकी लार्ज अमाउंट डाइजेस्टिव एंजाइम से स्पॉइल होती है। अच्छा, यहाँ पे पता चला है कि जो फिश स्पॉइलेज का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर रीजन होता है वो क्या होता है, एंजाइम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो उसको स्पॉइल करते हैं। अब ये एंजाइम फिश डेथ की बाद भी एक्टिव रहते हैं। अब मसला क्या है कि जब फिश जिंदा थी तब भी ये एक्टिव थे, जब फिश मर गई उसके बाद भी ये एक्टिव रहते हैं और फिश को ऑटोलाइसिस से सॉफ्ट करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ऑटोलाइसिस करते रहते हैं जिसकी वजह से वो फिश सॉफ्ट होती रहती है। देन बात करते हैं प्रोटीनेज जो है ये फिश की जो मसल प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करते हैं ये एंजाइम। कैटालेज एंजाइम जो है वो फिश के गिल्स को स्पॉइल करता है। एटीपीएस एंजाइम जो है ये मसल टिश्यू से एटीपी को रिमूव करता है, ठीक है। एटीपी का काम होता है कि ये फिश के जो मसल टिश्यू होते हैं वहां से एटीपी को रिमूव करता है, मतलब वहां से बिल्कुल डिक्लाइन कर देता है, ठीक है। 6 से 8 घंटों में बिल्कुल एटीपी वहां से खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है दैट व्हाट इज द ऑटोलाइसिस। प्रोटीन की जब ऑटोलाइसिस के बाद अमाइनो एसिड्स बनते हैं और उसके अलावा नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनते हैं जो फर्दर डिकम्पोज होकर अमोनिया बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर वहां से रिमूव हो जाता है, ठीक है। किस तरह से देखें। अब थर्ड बात करते हैं, हमारे पास एक्शन है वो केमिकल एक्शन है। केमिकल एक्शन क्या होता है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे फिश फ्लैश स्पॉइल होता है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि समवट स्पॉइलेज तो इसकी वजह से भी होती है। ये सिर्फ जो फैटी एसिड फिशेज होती हैं उनके अंदर सिर्फ केमिकल एक्शन परफॉर्म होता है। ज्यादातर फैटी फिशेज जो होती हैं में कॉमन होता है ये एक्शन। तो ये मैं बता चुकी हूँ कि ऐसी फिशेज जिनके अंदर फैट ज्यादा होता है, फैट की जो परसेंटेज ज्यादा होती है, उन फिशेज के अंदर केमिकल एक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता। लाइक वो कौन सी फिशेज हैं, तो ट्राउट है, कैटला है, सार्डाइंस है, ग्रास कार्प है, जो ये वो फिशेज हैं जिनके अंदर फैट की अमाउंट ज्यादा होती है। केमिकल एक्शन के बाद जो है उस फिश को कलर जो है वो डैमेज हो जाता है, वो कलर जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि फिश जो होती है ये खराब हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम फिश प्रिजर्वेशन मेथड के, वो कौन से मेथड है जिनसे फिश प्रिजर्व होती है। तो एक तो होती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हम फिश को प्रिजर्व करते हैं, और एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी, लंबे अरसे के लिए भी फिश को हम प्रिजर्व करते हैं। पहले देख लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कैसे होती है। जब फिश को 2 से 4 दिन के लिए प्रिजर्व करना होता है तो उसको हम पकड़ते हैं और उसको हमने क्रश्ड आइस लेके आइस को पीस कर उसमें रख देते हैं, ठीक है। और फिर उस एक डिब्बे में हमने क्रश्ड आइस लिया, उसके अंदर हमने फिश को डाला, ठीक है, और उसको हमने मार्केट के लिए भेज दिया ताकि वहां पे उसको बेचा जा सके। अब आइस में क्या होता है कि टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री तक होता है, तो इसलिए माइक्रोबियल एक्शन जो होता है वो रुका रहता है, वो वहां पे अटैक नहीं करता, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फिश को खुद से घर में या फिर प्रिजर्व कर लेते हैं। फिर बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए।
जब फिश को लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना होता है तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम उस फिश को क्लीन करते हैं, फिर उसको डीगट करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। अब ये कैसे होता है तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले क्लीन किस तरह करते हैं, हम एक ठंडा पानी लेते हैं, ठंडा साफ पानी लिया, उसमें फिश को हमने डीप क्लीन किया, उसको अच्छे से क्लीन किया, साफ करते हैं, ठीक है। उसकी बॉडी पर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होगा, मिट्टी वगैरह लगी है, ठीक है, तो कोई भी मिट्टी वगैरह तो उसको हमने रिमूव करना होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, डी गटिंग। अब क्या होता है, उस क्लीन फिश को हमने डी गट करना है। मतलब क्या होगा कि उस फिश के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको हमने रिमूव कर देना होता है और उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। थर्ड स्टेप होता है हमारे पास स्टोरेज। अब उसको हमने क्या करना है कि उसको हमने स्टोर करना है। अब स्टोर करना हमने डिफरेंट मेथड से होता है, या रेफ्रिजरेशन में करेंगे, या स्मोकिंग से, या ड्राइंग से, या डीप फ्रीजिंग से। तो उसको प्रिजर्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, या फिर हम उसको डीप फ्रीज करेंगे, फ्रीज ड्राइंग करेंगे, साल्टिंग करेंगे, कोल्ड साल्टिंग करेंगे। तो ये वो सारे 7 हमारे पास क्या है मेथड हैं जिससे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्मोकिंग। फिश को क्लीन किया, सबसे पहला स्टेप किया, फिर उसको हमने डिगट किया, उसको अच्छे से इसके इंटरनल ऑर्गन्स रिमूव कर लिए, फिर उसको हमने साल्ट सोल्यूशन या फिर ब्राइन सोल्यूशन लिया और उसमें उसको गीला करके भिगो के रख दिया। अब इस सोल्यूशन में से क्या किया, जब उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया उसके बाद उस फिश को वहां से निकालना है, ठीक है। उसको हमें लंबे लंबे रोड्स लेने हैं, उसके ऊपर हमने उसको लटका देना है और स्मोक हाउस जो होता है, एक हमने झोपड़ी बनाई होती है जिसके अंदर आग जल रही होती है यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर हमें इसको लटका देना है। अब स्मोक हाउस क्या करेगा, ये एक ऐसा बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें स्मोक जो है उसको मतलब उसमें धुआं वगैरह होता है, आग से धुआं बनाया जाता है वहां पे, ठीक है, ताकि फिश को आग के बगैर क्या किया जा सके, कुक किया जा सके सिर्फ धुएं की हेल्प से। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है 6 घंटे का होता है, यानी 6 घंटे में वो स्मोक हाउस के अंदर फिश जो है वो भुन जाती है, अच्छे से पक जाती है। अब क्या कहते हैं, उसको वहां से लेते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, किसी भी जो है वो डिब्बे के अंदर हम उसको डाल के रख सकते हैं, ठीक है। अब स्मोकिंग से क्या हुआ, उसका फ्लेवर भी अच्छा रहेगा और उसका जो है टेस्ट वगैरह, ऑर्डर वगैरह भी बिल्कुल सही रहेगी। सेकंड प्रोसेस है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ये कुछ दिन के लिए हम इसको इस प्रोसेस से स्टोर कर सकते हैं। सन ड्राइंग की जाती है, यानी क्या होता है, फिश को जो है सूरज की रोशनी में रख दिया जाता है ताकि उसका जितना भी मॉइस्चर है वो उसके अंदर पानी है वो खत्म की जा सके, ठीक है, और उसको बैक्टीरिया या कोई एंजाइमेटिक एक्शन जो है उसके ऊपर कोई भी एक्ट ना कर सके, ठीक है। थर्ड प्रोसेस होता है इसमें है डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग कैसे की जाती है कि फिश को क्लीन किया पहले, फिर उसको हमने इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लिए और उसको स्मॉल साइज में कट कर दिए, छोटे छोटे पीसेस में हमने इस फिश को काट के रख दिया, ठीक है। फिर हमने फ्रीजिंग करनी है। सबसे पहले एक क्विक फ्रीजिंग होती है और एक ड्राई स्लो फ्रीजिंग होती है। क्विक में क्या होता है कि उस फिश को हमने क्या पकड़ने के जो है कॉट किया, ठीक है, 30 मिनट जब हम पकड़ कर लाए उसको 30 मिनट में ही हमने फ्रीज कर देना है, ठीक है, उसको हमने साफ वगैरह करके फ्रीजर में काट के रख देना है। स्लो में क्या होता है कि 3 से 72 घंटे में, यानी कि जब हमने फिश लाई उसको धोया उसके बाद 3 से 72 घंटे के दरमियान हमने इसको फ्रीज करना है। इसमें क्या करेंगे कि हमने आइस लिया, हमने बर्फ लेनी है, उसके अंदर नमक डालना है, उसको मिक्स करके फिश को उसके अंदर रख देना है और फिर हमने इसको फ्रीजर में जाके उस पीसेस को रख देना है, तो वो सेव हो जाएगी, ठीक है। साल्ट से क्या हुआ, साल्ट क्यों डाला हमने, इसलिए डाला ताकि टेम्परेचर जो है वो आइस का -1 से -18 तक मेंटेन रहे, ठीक है, ड्रॉप करे, ठीक है। और डीप फ्रीज से क्या होगा, फिश काफी दिनों तक स्टोर रह सकती है, ठीक है, और उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट जो है वो भी बिल्कुल खत्म नहीं होगा। इसलिए फिश को जो है वो वैक्स पेपर या ग्लेजिंग पेपर से भी जो है वो कवर कर ली जाता है फ्रीजर में रखने से पहले, ताकि उसका जो फ्लेवर वगैरह है वो खत्म ना हो सके, ठीक हो गया। देन फोर्थ प्रोसेस आता है हमारे पास फ्रीज ड्राइंग करने से। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, ये एक ऐसा कंप्लीट प्रोसेस है बट ये थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। पहले फिश को हमने फ्रोजन करना होता है, उसको ठंडा करना होता है, बर्फ जमानी होती है, फिर उसके बाद सब्लिमेशन से उसको गुजारना होता है। अब सब्लिमेशन क्या होता है, इसका एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आइस को हम क्या करते हैं, हम आइस लेते हैं, ठीक है, और आइस को लिया और आइस को हमने वेपर्स के में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आइस को हमने हीट नहीं करना, उसको हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट। इसलिए इससे क्या होगा, फ्लेवर, उसका टेस्ट, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हैं वो बिल्कुल मेंटेन रहेंगी, अच्छे से बरकरार रहेंगी। पहले हम क्या करेंगे, उसे फ्रीजर करेंगे उस फिश को, ठीक है, -20 डिग्री पर उसको फ्रीज करेंगे, ठीक है। फिर उसको वैक्यूम में रखेंगे और ड्राई कर लेंगे, ठीक है। फिर उसको हमने पैक कर देना है। इससे क्या होगा कि वो फिश ज्यादा अर्से तक सही रहेगी। देन फिफ्थ बात करते हैं हम रेफ्रिजरेशन करने के लिए। इसमें क्या होगा कि डेड फिश हमने को लो टेम्परेचर पर अबाउट 0 डिग्री पर चिल कर लिया, अच्छे से ठंडा यख कर लेना है, और ये बड़ा इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फिश के जो कैविटी के अंदर भी हमने क्या करना है, उसकी बॉडी के अंदर भी हमने जब इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लिए थे तो वहां पे हमने फिर जो बर्फ होती है उसको छोटे छोटे पीस काट के उसके अंदर भर देना है उसको अच्छे से, ठीक है, और उसको हमने रेफ्रिजरेट कर देना है, ठीक है। एंटीबायोटिक
एडिंग भी होती है, लाइक हमने कहा था टेट्रामाइसिन जो होता है या फिर यूरोमाइसिन जो होती है, इसको भी आइस में हम ऐड करके इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वहां पे रोकी जा सके। ठीक है, एंटीबायोटिक क्योंकि होता है तो हमने इसको ऐड करने से क्या किया कि उसके अंदर कोई भी मसला ना आए। ठीक है, अब चिलिंग से क्या होगा, फिश की जो शेप होगी वो अल्टर नहीं होगी। ठीक है, 7 से 10 डिग्री टेम्परेचर भी अगर हम देते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर भी उसकी जो शेप है वो अल्टर नहीं करेगी, उसकी जो जैसी शक्ल थी वैसी ही रहेगी। देन बात करते हैं कोल्ड साल्टिंग। कोल्ड साल्टिंग ऐसा प्रोसेस है जिस पर फिश में क्या होता है, फिश पर पाउडर साल्ट डालते हैं और साथ में क्रश्ड आइस जो है वो डाल दी जाती है। अब 10 kg फिश पर हमने 22 से 26 IB साल्ट ऐड करना होता है। ठीक है, और उसे कोल्ड रूम में रख देना होता है जिसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक होना चाहिए। अब जब हम इसको यूज करना होगा इस फिश को निकाल कर, उससे पहले हम इसको फ्रेश वाटर में अच्छे से गीला करके रखेंगे ताकि इसके अंदर से जितना भी नमक है वो सारा रिमूव हो जाए और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड था। देन बात करते हैं, हमारे पास आता है साल्टिंग। साल्टिंग में क्या होता है, फिश पर साल्ट को जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि इसकी बॉडी में जो है वो एंटर करे और इसकी जो सैचुरेशन लेवल है वो उसके साल्ट वहां तक रीच कर सके। अब साल्टिंग के 3 मेथड होते हैं, ड्राई, वेट और कोल्ड। ड्राई में क्या होता है कि फिश को एक कंटेनर में रखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर साल्ट नमक जो है डाल देना है हमने। ठीक है, फिर फिश को क्या करना है कि इस कंटेनर में से निकालना है कुछ और सन में रखना है 2 से 3 दिन तक। पहले थोड़ी देर उसको रखा नमक वाले डब्बे के अंदर और फिर 2-3 दिन तक उसको सूरज में रखेंगे और ड्राई कर लेंगे। वेट साल्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक हमने साफ फिश लिया, उसको एक कंटेनर में रखा, उसमें 20 से 30% कंसनट्रेटेड साल्ट डालना है। ठीक है, साल्ट सोल्यूशन डाला और रोज उस कंटेनर को क्या करना है, उसको स्टिर करना है जब तक वो प्रॉपरली जो है वो पिकल्ड ना हो जाए। ठीक है, पक ना जाए, तो रोज उसको हमने हिलाते रहना है, वरना अगर हिलाएंगे नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल ड्राइंग कैसे होती है कि फिश को हमने पकड़ा और उसको सन में ही ड्राई कर लेना है। इसका डिसएडवांटेज होता है इस मेथड का, वो ये क्या होता है कि हाइजीनिक नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी जर्म्स वगैरह के अटैक कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्मेल जो है वो थोड़ी अजीब हो जाएगी, इसलिए क्या होता है कि इस मेथड को ज्यादातर यूज नहीं किया जाता क्योंकि नेचुरल ड्राइंग से उसको कोई भी जर्म्स पकड़ सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल ड्राइंग भी होती है। इसमें क्या होता है कि क्लीन और गटेड फिशेज ली हमने, फिश को लिया और मैकेनिकली इसको ड्राई कर लेंगे। ठीक है, अब मैकेनिकली ड्राई करने का फायदा क्या होगा कि इसका जो फ्लेवर होगा नेचुरल वो बिल्कुल अच्छा रहेगा और खराब नहीं होगा। हमने इन सब मेथड से क्या करना है कि फिश को हमने स्टोर कर सकते हैं। अब कैनिंग किस तरह से करेंगे, फिश को हमने क्लीन किया, उसको गटेड का मतलब है अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लिए, उसको पीसेस में कट कर लिया, फिर इन पीसेस को हमने ब्राइन सोल्यूशन में डिप किया ताकि जितना भी इसका गंदा ब्लड वगैरह है केमिकल सारा रिमूव हो जाए। अब पीसेस को हमने वाटर लेना है, हॉट वाटर गर्म पानी में डिप करना है, फिर स्टीम में उसको एक्सपोज किया ताकि जितने भी उसके ऊपर मटेरियल लगे हुए हैं गंदे गंदे कुछ सैंड मड वगैरह तो वो रिमूव हो जाए। अब उन पीसेस को हमने सॉल्टेड करेंगे। ठीक है, नमक से सॉल्ट करेंगे, फिर ड्राई करेंगे। अब इससे इसके ऊपर स्पाइसी पेस्ट वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें कंटेनर में आप फिर जो हमने कैन लिया था उसके अंदर हम इसको डाल के उसको हमने सील कर देना है। एक जार होता है ये कैन। ठीक है, अब इस जार को हमने हीट में रखना है और फिर रखने के बाद क्या करना है कि इसको हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट सिटी कहीं भी हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो आप देखते हैं ना मार्केट के अंदर आपको कैंड फिश मिलती है तो वो इस तरह से इस प्रोसेस से मिलती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट फिश प्रिजर्वेशन कि हमने फिश की प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है और फिश प्रिजर्वेशन के कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। मैंने वो सारे मेथड्स डिस्कस किए हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।